नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीएम हेमंत शर्मा को नोटिस। मियां टिप्पणियों और भड़काऊ बयानों पर घिरे मुख्यमंत्री। नफरती भाषण के आरोपों को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की बेंच ने केंद्र सरकार, असम सरकार और डीजीपी को भी नोटिस भेजा है। दरअसल उनके खिलाफ याचिकाओं में आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कई भाषणों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्द मियां का इस्तेमाल किया और भड़काऊ टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि कुछ बयानों में समाज को बांटने वाली प्रवृत्ति दिखती है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर हिरेन गोहाई सहित कई लोग और राजनीतिक दल शामिल हैं, जिनका कहना है कि सार्वजनिक वीडियो मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने स्वतः एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां याचिकाकर्ताओं को पहले हाई कोर्ट जाने को कहा गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। याचिकाकर्ताओं ने एक स्वतंत्र एसआईटी जांच और यह घोषित करने की मांग की है कि मुख्यमंत्री ने अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है। सुनेत्रा पवार बनी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान। सुनेत्रा पवार को गुरुवार 26 फरवरी को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यह घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई के वर्ली डोम में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की। उनका चयन उनके पति और एनसीपी नेता अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में हुई मृत्यु के बाद हुआ। सुनेत्रा पवार ने भावुक संबोधन में कहा कि वह इस जिम्मेदारी को विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करती हैं। बैठक में सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पति के निधन के बाद 31 जनवरी को उन्होंने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। फिलहाल वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास जैसे विभाग संभाल रही हैं। भारत और इस्राइल के रिश्ते हुए और मजबूत। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। भारत और इस्राइल ने 26 फरवरी को अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक के बाद दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, साइबर स्पेस, डिजिटल पेमेंट और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत सैन्य उपकरणों की संयुक्त विकास और उत्पादन पर भी जोर दिया गया। दोनों देश जल्द एक आपसी फायदे वाली फ्री ट्रेड डील को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए। पीएम मोदी ने गजा शांति पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इंसानियत को कभी भी युद्ध का शिकार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और जरूरी खनिजों में नई साझेदारी तथा इसराइल में यूपीआई के इस्तेमाल के समझौते की भी घोषणा की गई। जिनेवा में अमेरिका ईरान वार्ता का तीसरा दौर जारी। ओमान निभा रहा मध्यस्थ की भूमिका। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का तीसरा दौर जारी है, जिसमें ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओमान के विदेश मंत्री बदर बासीदी और राफेल ग्रॉसी के बीच हुई बैठक की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के साथ ईरान के परमाणु मामलों से जुड़ी सलाहों और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी तीसरे दौर की वार्ता में ग्रॉसी की संभावित मौजूदगी की बात कही थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि नई परमाणु डील पर सहमति नहीं बनी तो ईरान को सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। फिल्म द केरला स्टोरी 2 एक बार फिर लव जिहाद के मुद्दे का आधार बनाकर बनाई गई है और 2024 के केरल विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा में है। बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद को लेकर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए, लेकिन जांच एजेंसियों के आंकड़े अलग तस्वीर दिखाते हैं। 2009 से केरल पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की जांच में किसी संगठित लव जिहाद साजिश के सबूत नहीं मिले। 2020 में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों ने ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया। केरल की चर्चित हादिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के बाद जबरन धर्मांतरण का प्रमाण नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत सैकड़ों मामले दर्ज हुए, लेकिन दोष सिद्धि नहीं हो सकी। वहीं फिल्म में दिखाई गई महिलाएं केरल की नहीं हैं और कहानी को काल्पनिक बताया गया है, फिर भी इसे राजनीतिक बहस से जोड़ा जा रहा है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में जुडिशियल करप्शन पर बवाल। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने जताई नाराजगी।
एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान किताब में जुडिशियल करप्शन का जिक्र होने पर विवाद बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस पर नाराजगी जताई और पूछा कि मिडिल स्कूल के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है और ऐसे कंटेंट को मंजूरी कैसे मिली। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किताब के प्रकाशन, प्रीप्रिंट और डिजिटल प्रसार पर पूरी तरह रोक लगा दी है और सभी प्रतियां जब्त करने का आदेश दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और अवमानना की चेतावनी दी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि 32 किताबें बाजार से वापस ली जा रही हैं और पूरा अध्याय दोबारा लिखा जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध बना सबसे बड़ा अपराध। राहुल ने की मोदी सरकार की उत्तर कोरिया से तुलना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल यह लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाला यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां यही संवाद का माध्यम बना। जब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो। राहुल गांधी ने आगे पूछा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ की प्रोटेस्ट रैली रोकी। हिरासत में लिए गए कई स्टूडेंट लीडर। मनोज झा ने जेएनयू में भारी सुरक्षा पर जताई चिंता। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ यानी जेएनयू-एसयू के कई सदस्यों को गुरुवार दोपहर शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च निकालने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार जेएनयू-एसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत कई छात्रों को रोका गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से तुरंत पुष्टि नहीं की गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र साबरमती टी पॉइंट से प्ले कार्ड और बैनर लेकर निकले थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के गेट पर भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग के कारण उन्हें रोक दिया गया। यह विरोध कथित संस्थागत लापरवाही, कैंपस में जातिगत भेदभाव और यूजीसी नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर था। छात्रों ने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने, सरकारी फंडिंग बढ़ाने और वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग की। इससे पहले जेएनयू-एसयू और एबीवीपी के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थीं, जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जेएनयू में हुए घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक्स पर कहा कि यूनिवर्सिटी और उसके आसपास अचानक सुरक्षा तैनात करने की खबरों से छात्रों और फैकल्टी में स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा हो गई है। झा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और दोहराता हूं कि यूनिवर्सिटी विचारों की जगह है, अनिश्चितता की नहीं, और बिना साफ बातचीत के ऐसी कोई भी कार्रवाई एकेडमिक माहौल को अस्थिर करती है। इस समय अधिकारियों की कैंपस कम्युनिटी के प्रति स्पष्टता और बातचीत की जिम्मेदारी है। एक भरोसेमंद लोकतंत्र अपनी यूनिवर्सिटी को भरोसे से चलाता है, अस्पष्टता से नहीं।
बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए विजुअल्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के गेट पर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई और उसे मजबूती से बैरिकेड किया गया। इसके साथ ही पुलिस के हिंसक रवैये और 3 बसों में छात्रों को भरकर हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात पर महबूबा मुफ्ती का हमला, बोली पीएम ने एक अपराधी को गले लगाया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइल दौरे का विरोध किया है। उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी ने एक अपराधी को गले लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत की विदेश नीति इस रुख के खिलाफ रही है और इस समय दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ है। उनका दावा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू पर आरोप है और कई देशों में उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। उन्होंने कहा कि 139 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री का यह कदम गांधी के देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। मोदी अपने 2 दिवसीय इस्राइल दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि 139 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री का यह कदम गांधी के देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अनिल अंबानी के खिलाफ दूसरा बैंक फ्रॉड केस दर्ज, बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया केस। सीबीआई ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम के खिलाफ 2220 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दूसरा केस दर्ज कर उनके ठिकानों पर तलाशी ली है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर 24 फरवरी को दर्ज किया गया। आरोप है कि लोन की रकम फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए दूसरी जगह भेजी गई और खातों में हेरफेर कर गड़बड़ियां छिपाई गईं। इसी बीच ईडी के सामने अंबानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश हुए। एजेंसी ने मुंबई की पाली हिल स्थित उनकी 3,716 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। ईडी के अनुसार अब तक ग्रुप की 15,700 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। आरकॉम पर कुल 40,185 करोड़ बकाया होने का आरोप है। डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में किए बदलाव। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा देना। भारत के विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रद्द या संशोधित कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा एयरलाइंस की तय शर्तों और समय सीमा के पालन पर ही लागू होगी। संशोधित नियमों के तहत सभी एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन या बदलाव पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज न लिया जाए। डीजीसीए का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा देना, बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। चुनाव से पहले द केरला स्टोरी 2 पर रोक। केरल हाईकोर्ट ने सीबीएफसी की भूमिका पर उठाए सवाल। केरल में चुनाव से ठीक पहले केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की 27 फरवरी को होने वाली रिलीज पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस पेचू कुरियन थॉमस की सिंगल बेंच ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने यूएस सर्टिफिकेट देते समय अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, गाइडलाइंस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि बोर्ड ने मंजूरी देते समय ठीक से विचार नहीं किया। फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने और निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। कहानी में लव जिहाद जैसे मुद्दे को दिखाया गया है, जिस पर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगे। फिल्म के ट्रेलर के बाद विवाद बढ़ा, जिसमें केरल की छवि को नकारात्मक दिखाने का आरोप लगा। याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदरी ने कहा कि फिल्म केरल की छवि खराब कर सकती है और सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है। कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीएफसी और निर्माताओं को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में पक्ष सुनने को कहा है। वहीं फिल्म के निर्माता बड़ी बेंच में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.